सो हेलो गाइज, हम लोग का आज एक और नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। नया टॉपिक और प्लस आज हम लोग इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे। ठीक है, ये चैप्टर जो आपका है वो आज क्या हो जाएगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा। शुरू करते हैं थोड़ा सा बेसिक के साथ। जैसे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वेंट हॉफ फैक्टर। अभी तक हम लोगों ने क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। मतलब क्या है, इस चैप्टर में आने वाला 90% पोर्शन हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो क्या है, आपका वेंट हॉफ फैक्टर। क्योंकि वेंट हॉफ फैक्टर, अब देखना, तुमने सब कुछ पढ़ लिया। आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ लिया, जिसको हम लोग RLVP बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया, फिर आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ लिया। ठीक है, फिर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिया। आप ये चारों चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन इन चारों चीज़ों के न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो आप अभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर न्यूमेरिकल तो हम लोगों ने बहुत सारे क्लास में सॉल्व किया, आपने होमवर्क्स भी दिए हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल बोर्ड में आते हैं इनके, वो आप अभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बोर्ड में जो न्यूमेरिकल आएंगे या फिर जो तुम्हारे एग्जाम्स में आएंगे वो आपके उसके अंदर इन फॉर्मूलाज में वो वेंट हॉफ फैक्टर को इंक्लूड करके देगा। मतलब क्या है, फॉर्मूला यही रहेंगे, बस कर उसमें क्या क्या कर देगा, इंक्लूड वेंट हॉफ फैक्टर। अब समझना वेंट हॉफ फैक्टर मार्केट में आया क्यों, मतलब वेंट हॉफ फैक्टर का सेंस ही क्या है आने का। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। ठीक है, हुआ क्या, मान लो मैंने एक कंटेनर लिया, फिर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या लिया, एक कंटेनर लिया। कंटेनर में मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने, पानी डाल दिया। ठीक है, फिर इस कंटेनर में डाल रहा हूं नमक। क्या डाल रहा हूं मैं, सॉल्ट। अगर आपको पता है तो सॉल्ट हम जो खाते हैं वो कौन सा सॉल्ट है, NaCl टेबल सॉल्ट। ठीक है, यानी कि जो हमारे सॉल्ट का एक एक कण है, एक एक मॉलिक्यूल है, वो किससे बना है, NaCl का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसका मतलब उसके अंदर Na है और कौन है, Cl है। अब होता क्या है, जब इस NaCl को हम लोग, क्योंकि आयनिक है, जब इसको हम लोग पानी में डालते हैं तो ये NaCl ऐसे NaCl नहीं रह जाएगा। ये क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत इसके अंदर कुछ भारी चीज नहीं है। क्या होगा, जब इस NaCl को तुम पानी में डालोगे तो ये NaCl क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। सिंपल सी बात आपकी है, यानी कि तुमको यहाँ पे Na प्लस दिखेगा और क्या दिखेगा, Cl माइनस दिखेगा। अब ये प्रोसेस में तुमने मान के चलो सॉलिबिलिटी आपको चेक करना है, आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, कुछ भी आपको चेक करना है। ठीक है, उस प्रोसेस में क्या है, तुमने ये माना है कि एक NaCl का मॉलिक्यूल एक ही रहेगा, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल का इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक हर एक चीज में, जितने भी हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। हम ये मान रहे हैं अगर हमने यहाँ पे 100 NaCl के मॉलिक्यूल डाले हैं तो वो 100 ही रहेंगे, यानी कि 100 मॉलिक्यूल इसमें जगह घेरने वाले हैं। 100 मॉलिक्यूल्स, 100 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल से यहाँ पे हमको दिक्कत होने वाली है। जो भी दिक्कत होगी, एलिवेशन होगा, डिप्रेशन होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा कम होगा, जो भी दिक्कत होगी, ठीक है, वो किससे होगी, 100 मॉलिक्यूल से होगी। लेकिन रियल में हुआ क्या, ये NaCl तुम्हारा टूट गया है। क्या हुआ है, ये NaCl आपका टूट चुका है। इसका मतलब हुआ क्या, आप जो 100 मॉलिक्यूल मान रहे हैं वो रियल में कितने हैं, 200। यहाँ पे चेंज आया, जिसको आप 100 मान रहे हैं वो रियल में कितने हैं, 200 मॉलिक्यूल है। दिक्कत वाली बात ये यहाँ पे हुई है। तो अब आपको ये आइडिया मिला होगा कि इसमें दिक्कत क्या है। ठीक है, हम लोग वेंट हॉफ फैक्टर पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सारी की सारी पढ़ ली है, लेकिन हम लोग वेंट हॉफ फैक्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो हम लोग मानते हैं वो रियल में नहीं हो। बहुत बार होता भी है, अगर तुम चीनी डालोगे तो चीनी आपकी आयनिक नहीं होती है, चीनी जैसे डालोगे वैसे ही रहेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हम लोग कोई आयनिक सामान डाल रहे हैं तो वो टूट जाता है, या फिर हम कोई ऑर्गेनिक सामान डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल रहे हैं तो वो जुड़ भी जाता है कई बार। अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, अगर तुम देखना मेरी बात को बड़े ध्यान से, यहां मैंने मान लो क्या ले लिया, अब ये ग्रीन कलर की बेंजीन नहीं होती भाई, ठीक है, ग्रीन कलर की नहीं होती है बेंजीन, मैं ऐसे ही ले रहा हूं कि तुमको कुछ डिफरेंशिएशन ना दिखा दे और तुम पानी ही मान लोगे इसको भी। मान लो मैंने यहाँ पे बेंजीन ले ली, बेंजीन, ठीक है, इस बेंजीन में मैंने डाल दिया बेंजोइक एसिड। क्या डाल दिया मैंने, बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल इसके अंदर डाल दिए। अब होता क्या है रियल में, जो बेंजोइक एसिड, मान लो मैंने 100 मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड के डाले, फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या डाले, 100 मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड के, तो जो भी दिक्कतें आएंगी, जो भी होगा यहाँ पर, वो हम क्या मान रहे हैं कि 100 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल डाले हैं, इन 100 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल की वजह से इफेक्ट आने वाला है, हम ये मान के चल रहे हैं। लेकिन होता क्या है, बेंजीन के अंदर बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। जब दो चीजें आपस में जुड़ जाती है तो जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डाइमर बोलते हैं। मतलब क्या है, अगर तुम केमिस्ट्री के शब्द में देखो, अगर तुम केमिस्ट्री के मतलब वर्ड्स में अगर आप देखना चाहें तो क्या होगा, क्या होता है, यहां मैं लिख भी रहा हूं, डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड अकर्स इन
बेंजीन। मतलब अगर हम बेंजीन में बेंजोइक एसिड डालते हैं तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे क्या बनता है, डाइमर बन जाता है। अकेले अकेले को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं, लेकिन अगर दो जुड़ गए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइमर बोलेंगे। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो क्या होता है, डाइमराइजेशन हो जाता है बेंजोइक एसिड का बेंजीन में। तो जहां तुम 100 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का इफेक्ट पढ़ रहे थे वो रियल में कितने हैं, 50 है। जहां तुम 100 मॉलिक्यूल का इफेक्ट पढ़ रहे थे वो रियल में कितने हैं, 200 है। ये अंतर है भाई, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं वेन हॉफ फैक्टर। वेन हॉफ फैक्टर हमको ये बताता है कि फॉर्मूला के हिसाब से तुम कितना मान रहे थे और रियल में कितने पार्टिकल्स हैं। फॉर्मूला के हिसाब से तुम कितना मान रहे थे और रियल में कितने पार्टिकल्स हैं, ये कौन बता रहा है तुमको, वेन हॉफ फैक्टर बता रहा है। तो क्या वेन हॉफ फैक्टर की डेफिनेशन तुम नहीं जान पाओगे। इट टेल्स अस द रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो में बात करते हैं इसको। इट टेल्स अस द रेशियो ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। मतलब क्या है, रियल में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है सॉल्यूशन में सॉल्यूट के, और फॉर्मूला के हिसाब से कितने पार्टिकल्स, फॉर्मूला के हिसाब से कितने पार्टिकल्स, ये वाली बात है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले तो वेन हॉफ फैक्टर का डेफिनेशन, ठीक है, बाकी सब ठीक है। देखो डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ, पीले कलर से, it is the ratio of actual number of to the number of solute particles, to the number of solute particles according to the formula। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मतलब क्या है, रियल में कितने सॉल्यूट, जैसे हम लोग NaCl का केस लें, रियल में कितने पार्टिकल है, 200 है। फॉर्मूला के हिसाब से हमको एक NaCl दिख रहा है, बात ही खत्म हो गई, यानी कि 200 अपॉन, फिर से एक बार देखना, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देना क्या है, यहाँ पे कुछ कुछ दी हुई हैं, फॉर्मूलाज दिए हुए हैं इसके, लेकिन हमको कौन से फॉर्मूला से मतलब है मैं तुमको बताता हूँ। किसे तुमको यहाँ पे मतलब है वो ये फॉर्मूला है, बस ये दो, बाकी आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ा देते हैं, क्योंकि कई बार अगर तुमको दिखे तो ऐसा ना लगे कि आपने नहीं पढ़ा है। तो क्या है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोनों का क्या करोगे, अपॉन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेन हॉफ फैक्टर मिल जाएगा, जो कि आपके यूज में आने वाला नहीं है सिलेबस में। नॉर्मल मोलर मास और कितना हमने ऑब्जर्व किया मोलर मास, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो मैंने अभी बात की, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, रियल में कितने दिख रहे हैं और कितने हमको लगे थे। मैंने तो NaCl देखा था ना, मैंने तो क्या देखा था, NaCl देखा था, मुझे क्या पता कि वो बाद में जाके टूट जाएगा, मुझे क्या पता कि वो बाद में जाके टूट जाएगा। तो ये वाली बात है, रियल में कितने और कितने आपके हो गए, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से मेरी बात को, आगे हम लोग देखते हैं। अब देखना इसके खिलाफ से, अब क्या है, कोई टूटेगा, कोई जुड़ जा रहा है, मैंने अभी तुमको क्या देखा, कहीं डाइमर बन गए यानी कि जुड़ गए, कहीं क्या हुआ, टूट गए, ठीक है, और कहीं नहीं भी टूटे ना जुड़े, जैसे शुगर का केस है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 केस बन सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ बिहेवियर एंड देयर वेन हॉफ फैक्टर, मतलब क्या है, कोई मॉलिक्यूल कैसे बिहेव कर रहा है सॉल्यूशन में, उसके हिसाब से हम लोग वेन हॉफ फैक्टर को डिफाइन करते हैं। पहला क्या है, डिसोसिएशन हो गया। डिसोसिएशन का सिंपल शब्दों में क्या मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या मतलब होता है, टूटना। डिसोसिएशन को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, टूटना बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इन डिसोसिएशन वन मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू मल्टीपल आयंस इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल। फॉर एन एग्जांपल देखना आप, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं तो अभी तुरंत क्या हमने देखा, NaCl, ठीक है, NaCl टूटा, आयंस में क्या क्या बना, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। इसका अगर हम लोग I फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा देखो, ये पहला हो गया, मान लो AlCl3 टूटेगा, Al प्लस 3 जाएगा और क्या जाएगा, 3Cl माइनस। I कितना हो जाएगा, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, 3 1 4, कितने एक्सपेक्टेड थे, एक। इतना बड़ा अंतर आएगा भाई, जो तुम, अब तुम सोचो इस बात को, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुमने फाइंड की थी उसका 4 गुना, उसका क्या है, 4 गुना। मैंने तो एक पार्टिकल के लिए फाइंड की, यहाँ कितने पार्टिकल हो गए, 4 पार्टिकल हो गए। सोचो इतना अंतर, इतना बड़ा अंतर आता है इससे मतलब वेन हॉफ फैक्टर से। आगे देखना,
ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल आप ऐसे बना सकते हैं। कोई भी आप आयनिक कंपाउंड ले आइए, FeCl3 ले लो, या फिर अभी तो 3 वाला लिया तो FeCl2 ले लो, क्या हो जाएगा Fe+2 प्लस 2Cl-, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/, कोई इस तरीके से आप लोग आई के साथ खेल सकते हैं। अब ये तो केस होगा किसका, डिसोसिएशन का। अब देखते हैं कि एसोसिएशन किस तरीके से हो रहा है। इन एसोसिएशन टू और मोर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जॉइन टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल दैट इज रिड्यूसेस द नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या हुआ, दो बड़े मॉलिक्यूल या फिर दो छोटे मॉलिक्यूल जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना ले रहे हैं, जिससे क्या होगा, पार्टिकल के नंबर अपने आप क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देखना बड़े ध्यान से, एग्जाम्पल मैं लेकर के आओ लिख करके, ठीक है, जो भी अभी मैंने बोला। बेंजोइक एसिड बेंजीन क्या होता है, डाइमराइजेशन। वेंट ऑफ फैक्टर 0.5 क्यों गया, देखना बड़े ध्यान से, ठीक है। एक्चुअल कितने हैं, एक्चुअल क्या हो गए, एक हो चुका है, दो मिल चुके हैं, यानी कि एक हो चुका है। पहले कितने थे, दो थे, 0.5। क्या ये बात तुम समझ पा रहे हो, क्या ये झूठ बात है कि सच बात है? बिल्कुल सच बात है भाई, एक्चुअल ये लोग एक हो चुके हैं, पहले कितने थे, दो थे। वैसे इसका आप देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका अंतर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.5, क्योंकि ये जो डाइमराइजेशन है ये आपका कंप्लीट डाइमराइजेशन आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो कि हमारे लेवल पे हमको पढ़ना नहीं है, तो हमको लमसम 0.5 मान के चलना है। वैसे इसका देखो क्या लिखा, 0.6 टू 0.8। अब ये बहुत एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पर देने का उन्होंने ट्राई किया है, जो कि हमारे सेंस के लिए, मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं है। बस हमको ये जानना है कि वेंट ऑफ फैक्टर या फिर ये जो डाइमराइजेशन हो रहा है, ये बस खाली ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हो जा रहा है, ये अलग अलग फैक्टर्स पे, अलग अलग इन्वायरमेंट पे, अलग अलग जो हालात है वहां पे, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। आगे देखो, दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स कॉमन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा सॉल्वेंट जहां पे चार्ज ना हो, जहां पे क्या हो, कुछ भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वहां पे कोई भी खेल वहां पर ना आए, कोई भी चार्ज केस वहां पर, जैसे पानी क्या है H+OH-, तो ये आपका क्या है, पोलर है। जैसे बेंजीन के अंदर कोई चार्ज नहीं, कोई आयंस नहीं है, तो वो क्या है, नॉन पोलर है। उस तरीके का हम लोग बात करें, जैसे आपका अल्कोहल हो गया, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, ऑर्गेनिक है, पोलर है, ठीक है। तो उस तरह वाली बातें यहाँ पे हो रही है। तो क्या है, आराम से इसको देखना। तो क्या है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है, ऐसा करके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं, इसीलिए हमको डाइमराइजेशन देखने को मिलता है। ये कौन से सॉल्वेंट्स में होता है, ज्यादातर ये कहाँ पे होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में होता है, जैसे कि आपका बेंजीन, अल्कोहल, ये सब हो गया। अब देखना ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन, ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन, कुछ नहीं हुआ। एग्जाम्पल बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, शुगर इन वाटर, ठीक है। या फिर तो अपना फेवरेट एग्जाम्पल ले लो, अल्कोहल इन वाटर। शुगर इन वाटर या फिर अल्कोहल इन वाटर। अब देखना क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल भी एक था, बाद में भी एक है, कितना आ गया, 1/1, मतलब कि कितना आ गया, एक आ गया। सिंपल सिंपल बात है, बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ कठिन आएगा ही नहीं, ठीक है। कितने लोगों का ये फेवरेट एग्जाम्पल था, ये तो मैंने मजाक में बोला, अगर आपका फेवरेट है तो दिक्कत वाली बात है भाई, ठीक है। कभी भी अभी तो आप बहुत छोटे हैं, लेकिन ये आपका फेवरेट एग्जाम्पल कभी लाइफ में भी नहीं होना चाहिए, देखा जाए तो। अब क्या है तुम्हारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब समझना इधर को बड़े ध्यान से, मैंने क्या बोला, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे होते हैं, एक बार मैं देख लूं कि रिकॉर्डिंग स्क्रीन में आ रही है, हाँ ठीक है। मैंने क्या बोला, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे होते हैं जो बाद में टूट जाते हैं, जो क्या होते हैं, बाद में टूट जाते हैं। बाद में का मतलब क्या हुआ, जब हम उन सॉल्यूट्स को सॉल्यूशन में डालते हैं, सॉल्वेंट में डालते हैं, तो क्या होता है, वो लोग टूट जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल ऐसे होते हैं। अब वो कितना टूटे, ठीक है, अब वो कितना टूटे, किस डिग्री से वो टूट रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब क्या है, कितने पार्टिकल थे और कितने टूट गए, सिंपल सी बात, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं फंसना है। कितने पार्टिकल टूटे और कितने थे, उसको जब हम लोग फाइंड करेंगे, उस रेशियो को जब हम लोग फाइंड करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो लिखो, इट रेफर्स टू द number of particles, it refers to the number of particles dissociated from the total solute particles,
ठीक है, पूरे सॉल्यूट में से कितने सॉल्यूट टूट गए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सिंपल सा फॉर्मूला इसका है, इन सब में तुमको बिल्कुल नहीं फंसना है, सीधा तुमको याद कर लेना है। ठीक है, इसके ऊपर जो भी सवाल आएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर सवाल, सीधा मान लो डेफिनेशन आ गई तो इसको लिख देना, तुमको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। 2 नंबर की अगर आ गई तो एक ये डेफिनेशन लिखना, 1 नंबर का, 1 नंबर का फॉर्मूला मार देना, खत्म बात। ठीक है, इसके ज्यादा तुमको, इससे ज्यादा तुमको इस बारे में कुछ भी जानने की नीड नहीं है। आप फॉर्मूला याद करिए, वो फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा, i-1 अपॉन n माइनस i-1 अपॉन n माइनस 1। सिंपल, ये चीज तुम याद करो। हियर n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट। मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, कितने पार्टिकल बने। एक NaCl से 2 पार्टिकल बने थे, एक AlCl3 से 3 पार्टिकल बने थे, यानी कि 3 क्या है, n है, 2 क्या है, n है। ये तुमको समझने वाली बात है। आगे देखो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन उसी का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड फ्रॉम द टोटल सॉल्यूट पार्टिकल्स। लिखो, इट रेफर्स टू द, इसका भी अपना फॉर्मूला है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ थोड़ा पानी लीजिएगा सर। नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड फ्रॉम टोटल सॉल्यूट पार्टिकल्स, पूरे सॉल्यूट पार्टिकल्स में से कितना सॉल्यूट एसोसिएट हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को हम लोग, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, मुझे नहीं लगता है बहुत कोई भारी चीज यहाँ पर है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है याद रखो, n का मतलब क्या हो जाएगा, फिर से कितने पार्टिकल एसोसिएट होके बने हैं, 3 से 1, 2 से 1, 4 से 1, वही वाला लगा देना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, n बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। ठीक है, वहां पे n क्या था, कितने बन गए, यहाँ पे n क्या है, कितने से बना है। जैसे डाइवर फॉर्म हुआ 2 से बना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वहां पे क्या था, कितने बन गए, बात का तुमको लिखना है, यहाँ पे कितने से बन रहा है, तो लिखो n की वैल्यू अगर तुमको यहाँ पे लिखनी है तो n का मतलब लिखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब थोड़ा इसको लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट फॉर्म्ड चलेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट फॉर्म द न्यू पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। मतलब क्या है, एसोसिएशन जो होके पार्टिकल बना है वो कितने पार्टिकल से बना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। ठीक है, आगे देखना अब इसमें, अब क्या लिखा है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुमको पता होना चाहिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है। क्या यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, ठीक है, यहाँ पे KF रहेगा, गलती तो क्या मतलब, इसको E भी लिखते हैं लोग, लेकिन आप फिलहाल F लिखिए क्योंकि मैंने F आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब देखना, हाउ वेंट ऑफ फैक्टर अफेक्ट्स इट, किसको, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को, या फिर छोड़ो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को वेंट ऑफ फैक्टर कैसे अफेक्ट कर रहा है। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एफ, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बीच में कौन आ गया, क्योंकि इसका भी रोल होता है और बहुत ज्यादा होता है। चीजें अभी मैंने तुमको जस्ट दिखाया कि चीजें 4-4 गुना बढ़ जा रही हैं। चीजें क्या हो जा रही हैं, 4 टाइम्स। हम लोग 1 मॉलिक्यूल समझ रहे थे, हमने 4 मॉलिक्यूल देखे। हम 1 समझ रहे थे, हमने 4 मॉलिक्यूल देखे। तो क्या है, चीजें आपकी 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 12 गुना ऐसे बढ़ जाती हैं भाई। मैंने 20-20 गुना बढ़ते हुए देखा है, 20-20 गुना। मतलब ये ईमानदारी वाली बात है कि 20-20 गुना भी बढ़ जाती हैं चीजें, या फिर 1/5 टाइम्स जाएंगी, 1/4 टाइम्स जाएंगी। इस तरह की बातें भाई, इतना बड़ा चेंज आ रहा है तो क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। अब आगे बढ़ जाएंगे इसमें थोड़ा सा। अब देखो क्या लिखा है, वेंट ऑफ फैक्टर I। अब इसको समझना, अगर I 1 से बड़ा है तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, डिसोसिएशन हुआ होगा। जैसे आपका NaCl KCl है, अगर I 1 से छोटा है मतलब क्या हुआ, एसोसिएशन हुआ, जाहिर सी बात है। बेंजोइक एसिड ना बेंजीन, I 1 के रहा मतलब ना डिसोसिएशन है ना एसोसिएशन, वजह से ग्लूकोज और यूरिया। अब क्या है, यूज I टू कैलकुलेट द एक्चुअल इफेक्ट ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब तुमको I को यूज करना पड़ेगा अगर आपको असली इफेक्ट देखना है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे चेंज तो हुआ है, ठीक है, एलिवेशन तो बॉइलिंग पॉइंट पे हुआ है, रियल में कितना एलिवेशन हुआ है अगर तुमको ये जानना है तो आपको I को यूज करना पड़ेगा। और देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट मेथड। भाई देखो, ये लाइन मैं तुमको 1-2 बार पहले भी बता चुका हूं। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल आता है, ये बोर्ड एग्जाम मैंने कई बार सवाल देख लिया है। इसका रीजन भी तुमसे पूछ सकता है, जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगा रीजन। लेकिन एक लाइन को मेरे याद रखना, अगर
पॉलीमर का या फिर किसी भी बड़े कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, सबसे बेस्ट तरीका कौन है? ऑस्मोटिक प्रेशर। जब तुम एग्जाम देने बैठोगे ना, तुमको ये चीज याद है कि ये लाइन हमने क्लास में डिस्कस की थी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ही वो बेस्ट तरीका है जिससे हम लोग मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। किसका? कोई भी बड़े बड़े पॉलीमर, बड़े बड़े सॉल्यूट, बड़े बड़े कुछ भी, ठीक है, बड़े बड़े लोग। अब देखना बड़े ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर वही सेम हो गया तुम्हारा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कौन आ गया? आई आ गया। डेल्टा टीबी कौन है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई कौन है? वेंट ऑफ फैक्टर। केबी कौन है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट सॉरी, डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट। ठीक है, अब थोड़ा मैं पानी पीऊंगा 2 मिनट के लिए, तो तुम इसको एक बार रिव्यू करो क्या इसमें लिखा हुआ है। अब देखना, m का मतलब क्या है? मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तुमको इसमें से सब कुछ पता है, बस आई वहां पर आ गया। पाई सॉल्यूट क्या? आईसीआरटी। अब क्या मैं इन सबका नाम लिखूं? पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, सी मतलब कंसंट्रेशन, आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेंपरेचर, बीच में कौन आ गया? आई आ गया। अब इसको लिखूंगा भाई तो बच्चों वाली बात होगी। ठीक है, अब ये भी तुमको पता है यार, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वही बात है, सब कुछ वही है। यहाँ पे कौन आ गया? आई आ गया। अच्छा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होता है ना, तो ये सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट होगा कि सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा? भाई जो सॉल्यूट होता है ना, वो क्या होता है? बहुत ज्यादा कम होता है। तो हम लोग जब सॉल्यूट में सॉल्वेंट की मोल्स नीचे जोड़ते हैं, तो वो सॉल्यूट के मोल्स बहुत ज्यादा डिपेंड यहाँ पर नहीं करते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? सॉल्यूट के मोल्स को यहाँ पे एलिमिनेट करके बस खाली क्या लिखते हैं? सॉल्वेंट के मोल्स लिखते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जिस बच्चे ने पढ़ रखा है उसको ये चीज याद आ जाएगी, जिसने नहीं पढ़ रखा है वो अपना अपना देख लो भाई सब लोग। ये तुम्हारा अपना दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 का 4। ठीक है, सब ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देना क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वाई आई इफेक्ट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इफेक्ट क्यों करता है? क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट देयर नेचर। अब देखना मेरी बात को, तुम एक बार सुनना। अगर तुमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पहला लेक्चर याद है, जब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करना स्टार्ट किए थे, मान लो नहीं याद है तो इसमें पढ़ा हुआ है चैनल में, जाके एक बार चेक करना। जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करना शुरू किया था एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है, मैंने बोला था जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, या फिर ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपका सॉल्यूशन के अंदर किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती है, बस खाली किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब आई में हमने क्या देखा? आई मतलब वेंट ऑफ फैक्टर में हमने क्या देखा? हमने देखा जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट कई बार टूट जाता है, कई बार जुड़ जाता है, कई बार नहीं टूटता, नहीं जुड़ता है, ठीक है। उससे क्या होता है? सॉल्यूट के पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं, तो कौन चेंज जाएगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ही किस चीज पे कर रही है? सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे। सिंपल सी बातें हैं, देखते हैं आगे इसमें हम लोग। ठीक है, इसको तो काटें। हाँ से यार, तो ठीक। अब देखना पड़े ध्यान से। तो क्या लिखा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जैसे जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी हुई हैं, दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट देयर नेचर। जाहिर सी बात है, तो अगर मोर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, डिसोसिएशन हुआ है, तो प्रॉपर्टी तुम्हारा बढ़ेगी। अगर एसोसिएशन हुआ है तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। ठीक, अब क्या लिखा है? एप्लीकेशन इन, अब देखना, इसको मैंने अलग से टॉपिक बना के तुमको क्यों दिया? क्योंकि एग्जाम में सवाल आ जाते, एग्जाम में ये सवाल आता है कि पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का बेस्ट तरीका क्या है और क्यों है? क्या है बेस्ट तरीका? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि जो बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, दे आर वेरी स्मॉल। अब अगर मैं तुमको पीछे लेके जाऊं तो हम लोग डेल्टा टीवी पढ़ते हैं, हम लोग डेल्टा टीएफ पढ़ते हैं, हम आरएलवीपी पढ़ते हैं, ठीक है, हम ये तीनों चीजें पढ़ रहे हैं, अभी तक पढ़ चुके हैं। डेल्टा टी मतलब चेंज, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री का चेंज। डेल्टा टीएफ मतलब चेंज 1 2 3 4 5 डिग्री का चेंज। आरएलवी मतलब कितना वेपर प्रेशर कम हुआ पहले के मुकाबले, 10 कम हुआ, 15 कम हुआ, 20 कम हुआ, 25 कम हुआ। ये सब प्रॉपर्टीज क्या है? बहुत छोटी छोटी, बहुत स्मॉल प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? पाई इज इक्वल टू आईसीआरटी। मतलब हमको ऑस्मोटिक प्रेशर, पूरा एक बड़ा प्रेशर कैलकुलेट करना है।
इसीलिए क्या है, ये प्रॉपर्टी इतनी स्मॉल है कि हम लोग इनसे बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग रूम टेम्परेचर पे आप मेजर कर देंगे, जिससे क्या है, जो पॉलीमर है वो डिग्रेड नहीं होगा हीट के प्रेजेंस में। अब अगर तुमको RLB फाइंड करना है, तुमको हीट करना पड़ेगा। अगर तुमको अगर तुम RL आपको हीट करना पड़ेगा। अगर आपको TF फाइंड करना है तो आपको वहां पे कूल हीट दोनों करना पड़ेगा। अगर आपको TB फाइंड करना है तो आपको वहां पे हीट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। और पॉलीमर क्या होता है, इट इज टेम्परेचर सेंसिटिव। पॉलीमर इज टेम्परेचर सेंसिटिव। इसलिए क्या, जो पॉलीमर है वो तुम्हारा डिग्रेड हो सकता है भाई वहां पर, तो तुमको क्या करना है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको टेम्परेचर में कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे पास दो रीजन है। एक तो बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू इतनी छोटी होती है कि एक्यूरेट आंसर नहीं आ पाएगा मॉलिक्यूलर मास का। दूसरा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग रूम टेम्परेचर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, जो आपका पॉलीमर है उसके साथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, जो क्या है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। अब देना क्या, अब भाई इसका आंसर तुम दोगे मुझे। वेन टॉप फैक्टर जो है वो KCl का 2 होता है और एसिटिक एसिड इन बेंजीन का 0.5 होता है। क्या इसका आंसर तुमको नहीं पता है? हर एक बच्चे को पता जो इस क्लास में बैठा था। अब देना क्या लिखा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर इज लोअर देन प्योर वाटर। सी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर से कम होता है। बहुत अच्छा सवाल है, अगले क्लास में मैं इसको डिस्कस भी करूंगा, लेकिन तुम इसको सोच समझ के याद करके मुझे बताना कि क्या है इसका आंसर। चलते हैं आगे। सवाल हाँ, अब हम लोग कहाँ आ चुके हैं, सवाल पे आ चुके हैं, जो हमारा रियल में मकसद है आज के क्लास का। क्योंकि वेन टॉप फैक्टर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। वेन टॉप फैक्टर भाई सही है भाई, पढ़ते ही हैं। क्या वेन टॉप फैक्टर कोई बहुत बड़ी चीज थी? बिल्कुल भी नहीं। वेन टॉप फैक्टर एक नॉर्मल सी चीज है, और वो हमने तो हमने टॉपिक्स आज रिवाइज किए। अगर तुम सच मानो तो हमने सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आज रिवाइज कर ली, दोहरा लिया पूरा का पूरा। चलो इसको सॉल्व करते सवाल को, देखना क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ, हाँ, a 0.1 मोलर aqueous solution of a potassium chloride has a Venthoff factor of 1.9। अब देखो Venthoff factor 2 होता है, लेकिन 1.9 नहीं दिया उसमें। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। आपको डेल्टा TF फाइंड करना है। डेल्टा TF, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा, मतलब डेल्टा TF पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, बस इतना ही होता है, I इंटू KF इंटू। अब सिंपल है भाई, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है। अब देना क्या, यहाँ पे मोलैरिटी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, एज्यूम मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, मतलब जो मोलैरिटी है वही मोलैरिटी भी है, जो मोलैरिटी है वही मोलैरिटी भी है, ठीक है। आई इज इक्वल टू कितना, 1.9 है, 0 से 1.90। अब देना KF कितना, हाँ पानी का है तो 1.86 होता है, सभी को पता, अब तो याद हो गया होगा यार, और 0.1। क्या ये सवाल बहुत ज्यादा कठिन सवाल है? जिसको लग रहा है कठिन वो अभी तुरंत पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो। 19 इंटू 186 इंटू 1। अब भाई कैलकुलेटर से करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सब सवाल आसान भाई, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले सवाल है सब। इंटू 186, 3 5 3 4, 3 5 3 और 4 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना, 3 1 4, यानी कि बेसिकली आपका यहाँ से कितना है, 0.3534 डिग्री सेल्सियस की केल्विन होने क्या कुछ है इसके अंदर, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0.3534 डिग्री सेल्सियस। सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा डेल्टा TF की वैल्यू है। तो क्या है, 0.3 का चेंज यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट पे हुआ है। अगला सवाल करते हैं। देखो इसमें एक सवाल बाकी है, वो तुम खुद करोगे, ठीक है। ये वाला सवाल जो आपका बाकी है ये आप खुद करेंगे। अगर आपको स्लाइड चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कमेंट आपको कहाँ पे करना है, वीडियो के नीचे आपका कमेंट बॉक्स होता है, वहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन होता है। अगर इतना नहीं पता है तो मोबाइल क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। नीचे वीडियो में तुम कमेंट करो वहाँ पर कि सर मुझे नोट्स चाहिए, मुझे DPP चाहिए। DPP तो हमारे यहाँ नहीं बनती है, ठीक है। हमारे यहाँ DPP की जगह पर डेली वर्कआउट बनता है। क्वेश्चन होते हैं भाई सेम चीज है, बस खाली हमने नाम बदल के रखा हुआ है, ठीक है। डेली वर्कआउट, नोट्स, असाइनमेंट्स, और फिर अपना शॉर्ट ट्रिक्स, अपना माइंड मैप, जो भी आपको चाहिए आप कमेंट करेंगे। वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, या फिर ऑलरेडी वीडियो में दिया होगा लिंक, वरना वो तुम कमेंट करोगे तुमको लिंक दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना, ग्रुप ज्वाइन करने में तुमको मेरा नंबर मिल जाएगा, नंबर मिलेगा मैसेज कर देना, सिंपल सी बात है। मैसेज करोगे मैं तुमको भेज दूंगा, बात खत्म, सब कुछ फ्री है।
एवरीथिंग इज फ्री। अब आते हैं हम लोग थर्ड पे, क्या लिखा हुआ है, अब क्या नया, ठीक है। 0.05 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड शोज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इतना डिटरमाइन। वेंट ऑफ फैक्टर आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। पानी उन्हीं में के अंदर है ना, पानी के अंदर है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो आपको 1.86 अच्छा दिया भी हुआ है। चलो करते हैं भाई। मोलैरिटी दी है 0.05, मैंने क्या बोला था, हालांकि ये सब सवाल उतने टफ नहीं है, लेकिन फिर भी ये हैबिट डाल लो, इसलिए मैं इसको अलग से ले रहा हूँ, अलग से मैं इसको उठा रहा हूँ तुमको सिखाने के लिए कि ये हमको हैबिट डाल लेनी है कि हर एक सवाल में जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको पहले लिख ले, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो इसलिए लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि अभी से हैबिट रहेगी तो बोर्ड एग्जाम में वो काम आ जाएगी। एक दो सवाल बोर्ड एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं जो कि आपको शायद आप पहली बार में जब पढ़ो तो आपको लगे कि बड़ा आसान है, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन कई बार नहीं दिया होता है। देखते हैं, ये बेरियम क्लोराइड वाला, हाँ देखना पड़े ध्यान से मेरी बात को। लिखा है 0.05 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड शोज अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इतना, यानी कि डेल्टा टीएफ दिया हुआ है कितना, 0.27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मोलैलिटी दिया है कितना, 0.05। तुमसे आई पूछा उसने, वेंट ऑफ फैक्टर पूछा है आपसे, क्या हो जाएगा भाई? डेल्टा टीएफ 0.27। क्या इसको आप 0.3 मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं मान सकते हो, ठीक है। मतलब एक तरीके से मान सकते हो उस तरीके से, लेकिन ये इतनी छोटी वैल्यू है जिसके अंदर तुम छेड़छाड़ करोगे तो कई बार हो सकता है आपके अगर ऑप्शन वाले सवाल आ गए जिसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, तो वो मैच नहीं हो पाते, कई बार ऐसा होता है। तो क्या है, जहाँ पर ये चेंज जो दिया हो वहाँ पे थोड़ा सा ट्राई किया करो कि चेंज को उतना ही रखो, ठीक है, जो दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेशन मत खेलो वहाँ पे। आई की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर हमको वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करना है। KF कितना दिया हुआ है, KF पानी है तो 1.86, मोलैलिटी कितना है 0.0, ठीक है। तब इसको तो आसान सवाल है यार, 0.27 1.86 इंटू 0.05, कुछ भी नहीं है, आई तुमको निकालना है, इससे ये कट ही जाएगा, ये तुम्हारा क्या देगा ऊपर 2700, 186 इंटू 5, नौ 930, ठीक है। मैं तुमको एक चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ से, 2700, 0 0 कट गया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 90, 31, 3 जा ऑलमोस्ट आपका आंसर कितना आएगा, 2.9 2.8 ऐसे आएगा। अब तो मेरी बात को यहाँ पे देखना बड़े ध्यान से, ठीक है। एक बार मैं इसका एक्यूरेट आंसर निकाल लेता हूँ, इससे क्या हो कि मुझे चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाए। 3 पॉइंट, सॉरी यार क्या है, रुको 90/31 कितना, 2.90, मान लो इसका आंसर क्या आ रहा है, 2.9 आ रहा है, ठीक है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से देखना, तुम मुझे बताओ वेंट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है। अगर तुम क्लास में इतना देर से बैठे हुए हो, अगर तुम गधे नहीं हो, अगर तुम्हारे पास दिमाग तुम्हारा काम करता है बिल्कुल ही, ठीक है, अगर तुम्हारा दिमाग 40% भी काम करता है, मैं बोलता हूँ मेरी क्लास में अगर किसी बच्चे का दिमाग 40% भी काम कर रहा है तो भी उसका काम हो जाएगा, ठीक है, मेरी हर एक क्लास में। अब समझ मेरी बात को, हम लोगों ने वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और क्या पढ़ा था, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फॉर्मूले में कितना था, रियल में कितना है। अब देखना यहाँ पे कौन सा आयन, क्या चीज है, ये आप आयनिक कंपाउंड कौन है, BaCl। क्या तुमको 9th क्लास में इसको तोड़ना पता है, जैसे बनाते हैं वैसे तोड़ेंगे, 2Cl-, ठीक है। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हुए, 3, कितने थे, 1। क्या तुमको इतनी मेहनत करने की नीड थी, मैंने इतनी मेहनत क्यों की, क्या मुझे पता नहीं था, मुझे 150% पता था, मैंने तुमको बताया है, तुम उसे सीखे हो, लेकिन मैं तुमको ये बताना चाह रहा था कि फॉर्मूले से करो डायरेक्ट करो, आंसर क्या आना है, एक ही आना है। फॉर्मूले से करो और डायरेक्ट करो, आंसर क्या आना है, एक ही आना है। और देखो आगे मैं तुमको बताऊं, द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ BaCl2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाई 100। अब अगर तुम अल्फा लेके जाओ तो अल्फा कौन था भाई, अल्फा 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 अल्फा। क्या तुम भूल रहे हो अल्फा का मतलब, बिल्कुल नहीं भूल सकते हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू I-1 और N-1। आई की वैल्यू तुमको पता है, ठीक है, एन की वैल्यू भी तुमको पता है यार, एन की वैल्यू 3 है, I-1 और N-1। देखो बड़े ध्यान से, I-1 मतलब आई कितना है 2.9,
-1, n मतलब 3 -1, कितने टूटा उसी को n बोलते हैं, ठीक है। 2.9 माइनस मल्टीप्लाई बाई 100 करना है इसको, ये 1.9 और ये 2, अगर बराबर ही है लगभग लगभग, ठीक है। 0 0 कट जाएगा, तो 190/2, 2 9 18, 2 5 10, कितना 95%, 95%। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है, अगर तुम इसको पानी में डालते हो तो ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा नहीं टूटेगा, कितना टूटेगा, 95% टूटेगा। ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा नहीं, 95% टूटेगा। याद रखना इस बात को, ठीक है। आगे देखते हैं, एक आध सवाल और करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, देखते हैं कितना कैलकुलेट जाए। चलो, अब ये सवाल मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा भारी है, लेकिन ठीक है, कर लेंगे। उतना भारी भी नहीं, उतना आसान भी नहीं है, सिंपल सी बात। चलो, सेव पहले कर, सेव हो गया, सेव। चलो भाई, भारी नहीं है सवाल, भारी नहीं है, थोड़ा सा खोला, थोड़ा फार्मूले को खोल दिया है, जो हम लोग पहले ही खोल चुके हैं, हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फार्मूले को। देना क्या लिखा है, अ सॉल्यूशन ऑफ 20 ग्राम नेफ्थोइक एसिड इन 1 किलोग्राम ऑफ बेंजीन शोज अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ इतना, कैलकुलेट किया। बेटा फैट तुमसे पूछा बेसिकली, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दिया हुआ है, यानी कि आपका डेल्टा टीएफ कितना दिया है, 0 पॉइंट, इसको 7 लिख सकते हो, इतना कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेट, और क्या दिया है, 20 ग्राम नेफ्थलीन दिया हुआ है, यानी कि आपका नेफ्थलीन का मास दिया हुआ है कितना, 20 ग्राम। क्या नेफ्थलीन सॉल्यूट है, बिल्कुल सॉल्यूट है। मोलर मास दिया है सॉल्यूट का, मोलर मास दिया है सॉल्यूट, कितना दिया है, 172 ग्राम, ठीक है। और देखो 1 किलोग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास दिया हुआ है, बेंजीन, और ये बेंजीन कौन है तुम्हारा, सॉल्वेंट है, कितना, 1 किलोग्राम है, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें ठीक है। बेंजीन का केएफ इतना होता है, ये कि तुमको याद नहीं रखना है, दो आएंगे। मेरे एक्सपीरियंस से 2 सॉल्वेंट तुमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस में बार बार मिलेंगे। कौन कौन से 2 सॉल्वेंट, एक बेंजीन और एक कौन, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी। आगे देखो, अब आई तुमको फाइंड करना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है। डेल्टा टी एफ कितना है, 0.7 दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है, आई तो फाइंड ही करना है, के एफ कितना है, 5.12 है, एम क्या हो जाएगा, एम मोलैलिटी क्या हो जाएगा, मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स से एक फॉर्मूला बनता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ दिया हुआ है कितना, 20, मोलर मास दिया सॉल्यूट कितना, 172, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम 1 किलोग्राम ही दिया क्या। चलो ठीक है, बात ही खत्म हो गई। अब इसको सॉल्व कर लो यार। क्या तुम इसको भी वैसे सॉल्व कर लोगे, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल, नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड नहीं यहाँ पे दिया हुआ है, ये तुम्हारा नेफ्थोइक एसिड मतलब कौन हो गया, ऑर्गेनिक की तरफ चला गया, ठीक है। देखना ध्यान से, आई आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, नीचे चले जा करके, 0.7 मल्टीप्लाई बाई 172 अपॉन 5.12 इंटू 20, ये जाएगा नीचे, एक बढ़ जाएगा, ये जाएगा नीचे, 2 बढ़ जाएंगे, ये कट गया, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 172 इंटू 7 अपॉन 512 इंटू 2, ठीक है। 172 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 172 इंटू 7, 7 2 14 का एक कैरी, 7 7 49, 50 का 5, 1204, 512 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 करो, 2 2 4, 2 2, 1000। सही है भाई, मुझे लगा गलती हो गई कि 7 2 14, गलती करो क्या यहाँ पे, रुको तो भाई, 7 2 14 कमन कैसे, 49 50, सही तो है यार, 1204, 1204 पर 1024,
ठीक है, कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, बताओ कितना आएगा, मैं तुमको बताता हूँ 1 पॉइंट कितना आएगा, 2040, 4 4 8 2 2 4 0 2040, ठीक, 1.1, ठीक है 1.19 के आसपास आएगा, देखना आंसर 1.19 1.18, एक बार देख लेते हैं, मैंने बस खाली गेस किया है, ठीक है, गलत भी हो सकता है, मैंने बस खाली गेस किया है। ठीक है 1.17, 1918 बोला था भाई, 17 आगे कौन सी गलत है। चलो खत्म बात हो गई हमारी, आई भी हमारा आ चुका है। अब क्या पूछा, द परसेंटेज ऑफ डाइमराइजेशन, इसको तुम सॉल्व करोगे। इसका फॉर्मूला अगर तुमको नहीं पता है तो तुम क्लास में कंसंट्रेटेड नहीं हो, मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। हमारा यहाँ पे लेक्चर में खत्म करने के मूड में आ चुका हूँ। n1 - 1 और n-1, n मतलब कौन है, कितने से कितना बना है, ठीक है। डाइमराइजेशन मतलब n की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज लिखूंगा, आप मुझे बताना कि आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं। क्या आप इस बात को पढ़ पा रहे हैं, 150% आप इस बात को पढ़ पा रहे हैं। अब हम मिलने वाले अगले लेक्चर में, सर बंद करिएगा इसको, ठीक है। अब हम मिलने वाले अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर में। सेकंड चैप्टर को अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, थर्ड चैप्टर को पहले पढ़ाऊंगा, क्योंकि सेकंड वाला मैं ये कहता था कि क्योंकि हम लोग का सेकंड जो चैप्टर है वो मेरा ऑफलाइन में पूरा हो चुका है, और थर्ड चैप्टर बहुत सारे बच्चों का छूट गया ऑफलाइन में, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थर्ड चैप्टर पहले स्टार्ट कर दूँ, कि उसका फिर सेकंड भी मैं पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं थर्ड स्टार्ट करूंगा, फिर हम लोग सेकंड बाद में करेंगे। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।